स्क्रीन पे, जो ऑसिलोस्कोप है इसकी स्क्रीन पे बनते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली बात क्या है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करेगी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शार्ट सा डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट से डील करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्योरली वोल्टेज से डील करती हैं। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो आपको सिग्नल देती हैं ये वोल्टेज वाला सिग्नल होता है, करंट वाला सिग्नल नहीं होता। क्लियर है? इसलिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक, कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किस लिए यूज़ होती है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to display any input signal, to display wave form of any input signal, कि हमारा कोई भी इनपुट सिग्नल होगा उसकी वेव फॉर्म आगे डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे। टू डिस्प्ले द वेव फॉर्म ऑफ व्हाट? किसकी वेव फॉर्म बनाएगी? किसी भी इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म ऑफ एनी इनपुट सिग्नल। अब ये सिग्नल हमारे पास, ये सिग्नल आपका कोई भी सिग्नल एसी सिग्नल हो सकता है, या एसी तो वैसे मतलब मोस्टली सिग्नल्स जो साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में प्रोपगेट करते हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस तरह अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड सिग्नल है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी या वो चीज़ वो डिफरेंट होती है। ठीक है, पीक वैल्यू भी इसकी डिफरेंट होंगी, क्या कभी इंटेंसिटी हाई है कभी इंटेंसिटी लो है। लाइक मेरे पास माइक है तो मैं यहाँ से कोई भी सिग्नल देता हूँ, सिग्नल देने का मतलब मेरी जो भी साउंड आप सुन रहे हैं वो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। अब उस साउंड का वेव पैटर्न कैसा होगा? कब मेरी साउंड की इंटेंसिटी हाई है, कब लो है, कब मैंने पाज लिया हुआ है। ठीक है, लाइक मैं बोलता हूँ हेलो, फिर थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैंने कहा हेलो, अब ये एक सिग्नल आ गया। इस सिग्नल की इंटेंसिटी कब मैक्सिमम थी, कब मिनिमम है, कब इंटरमीडिएट है, वेव फॉर्म बता सकती है। उसके बाद फिर मैंने वक्फा लिया तो वहाँ वेव बताएगी कि यहाँ वक्फे लाइक यहाँ ज़ीरो इंटेंसिटी है। फिर आगे इस तरफ डिफरेंट जो भी मैं साउंड सिग्नल दूंगा उसका वेव पैटर्न शो होगा। तो उस वेव पैटर्न की मदद से हम अपने इनपुट सिग्नल को रीड कर सकते हैं। क्लियर है? और वो वेव पैटर्न हमें कौन देगा? CRO। अब ये आपको पता चल गया कि ये वेव पैटर्न देती है किसी भी इनपुट सिग्नल का, बट इन टर्म ऑफ वोल्टेज। और ये यूज़ किस लिए होती है? किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वेव पैटर्न हमें देगी इनपुट सिग्नल का, और अब वेव पैटर्न हमें दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं? उस वेव पैटर्न से उस सिग्नल की क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? और उसकी पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। और अगर पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि इसके दो एक्सेस होती हैं, एक्स और वाई, जब ये वेव फॉर्म बनाती है स्क्रीन पे, तो एक टाइम एक्सेस होता है, एक हमारे सिग्नल की वैल्यू से डील करता है। क्लियर है? तो इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम किसी भी इंस्टेंट पे उस सिग्नल की वैल्यू देख सकते हैं। तो किसी भी सिग्नल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एन ए पार्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट सिग्नल। इट मीन्स हम इससे इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल, कि किसी भी पॉइंट पे हम सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वेव पैटर्न कोई लाइक दिस मिलता है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक
वेव, एक फुल वाइब्रेशन, एक फुल वेव कितने टाइम में आई है हमारे पास, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी वेव्स आ रही हैं। तो एक सेकंड में अगर किसी सोर्स या किसी पॉइंट से कुछ वेव्स आ रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर 10 वेव्स आ रही हैं तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 आ रही हैं तो 20 है। ये हमारी एसी है, लाइक एक सेकंड में 60 मतलब वेव्स आ रही हैं, तो हम कहते हैं हमारे एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60। लेकिन पाकिस्तान में कितनी है, 50। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो तो फिर इसके साथ इसके रेसिप्रोकल क्या चीज़ होती है, टाइम पीरियड। तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोथ फाइंड कर सकते हैं। It is also used to find the frequency and time period of the given signal and अगर दो वेव्स हैं हमारे पास, दोनों का वेव पैटर्न बनेगा। अगर एक वेव ये है, दूसरी भी ये है, तो हम कहेंगे दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, सेम टाइम में, तो सेम डिस्टेंस पे हैं, तो इसका मतलब है इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 0। अगर एक वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से, दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है कहीं यहाँ से, तो इस तरह का वेव पैटर्न बनेगा। हमें ये देख कर पता चल जाएगा कि ये कितना पहले स्टार्ट हो रही है और ये कितना लेट। ठीक है, अगर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो फेज डिफरेंस 0। अगर मैं कहता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई दूसरी वेव, तो कोई फेज डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है वेव पैटर्न से हम ये भी बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस कितने, लाइक कौन सी वेव कितना आगे जा रही है और कौन सी वेव कितना पीछे रह रही है। तो थर्ड वन क्या देख सकते हैं, फेज डिफरेंस। अब ये चीज़ें मेन हैं जो हम ऑसिलोस्कोप की जो वेव पैटर्न मिलेगा हमें उससे फाइंड कर सकते। बात समझ गए कि ऑसिलोस्कोप कौन सी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक, किस लिए यूज़ होती है, वेव पैटर्न बनाने के लिए, और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, किस लिए हम वो वेव पैटर्न देखते हैं, हम उस वेव पैटर्न से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CRO की कंस्ट्रक्शन कैसी हुई होगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें CRO का पता होगा कि वो चीज़ क्या है, फिर हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं CRO की, कि CRO कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये चीज़ लिख ली है। अच्छा, CRO में सबसे पहली बात, एक तो आपको पता है कि स्क्रीन पर की होगी, क्यों स्क्रीन क्यों होगी, क्यों का वेव पैटर्न स्क्रीन पे बनेगा। अब दूसरी क्या बात है, वेव पैटर्न किसकी मदद से बनता है, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से बनते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम कहीं से आ रही होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन बीम मोस्टली कहाँ से आती है, कैथोड से। तो सबसे पहली बात यह है कि कैथोड जिसको हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन मीन जहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर हो रहे, मीन कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अब इलेक्ट्रॉन को फायर या इलेक्ट्रॉन जहाँ से एमिट हो रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद एमिट हो रहे हैं, नो। फिर क्यों एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी। हम वोल्टेज देंगे एनर्जी उस कैथोड को, तो तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। लाइट देखें, जिस तरह हम कहते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, कौन सी, कि मेटल पे लाइट अगर आकर पड़े तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ऐसा पढ़ा हुआ है ना। जैसे आपके पास बहुत सारी इसके हमने ये जो पैनल हैं, ये जो चलते हैं, हाँ, सोलर पैनल, इनमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी भी इस तरह के बहुत सारे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, 2-3 टॉपिक्स। क्या इलेक्ट्रिकल लाइट जब पड़ती है मेटल पे, मेटल की सरफेस पे जो मतलब मेटल के एटम्स हैं वो एनर्जी लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी NF हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट कर जाती है। तो इट मीन एजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन गन मीन कोई भी मेटल हो सकती है। उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। और एनर्जी हम किस फॉर्म में यहाँ प्रोवाइड करेंगे,
वोल्टेज की फॉर्म। ये बात याद रखना कि कैथोड या इलेक्ट्रॉन गन या फिलामेंट जो भी हम यूज़ करते हैं वो किससे कनेक्टेड होगी? वोल्टेज से। अब अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी एनफ नहीं है कि वो आगे स्क्रीन तक जा सकें, जैसे मोस्टली हमारी टीवी पे कभी कभी डिस्टार्टेड पिक्चर्स आती हैं, ऐसा होता है ना कि कोई पार्ट एक नहीं होता, कोई दूसरा पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? कि रास्ते ही में उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अब अगर ये भी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से, इनके पास एनफ एनर्जी नहीं है कि आगे स्क्रीन तक पहुँचे, तो उनको एनर्जी देने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? एक्सेलरेटर। क्या यूज़ करेंगे? एक्सेलरेटर, जो उनको एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करने का मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक्सेलरेटर के तौर पे क्या चीज़ यूज़ होती है यहाँ? 3 एनोड इन सीरीज़ में 3 एनोड लगी होती। क्लियर? अब ये एक्सेलरेटर यूज़ हो गए। अब आगे हमने वेव पैटर्न बनाना है कि टाइम के लिहाज से भी वेव नहीं चेंज होने और वर्टिकली भी वेव नहीं चेंज हो। लाइक एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकली, दोनों एक्सिस पे वेव को हमने पहुंचाना है, इलेक्ट्रॉन को मतलब पहुंचाना है। तो इसका मतलब है वर्टिकल भी इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन करनी है और हॉरिजॉन्टल भी। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगी तो तब हॉरिजॉन्टली वो इधर उधर जाएंगे ना, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगी तब ऊपर नीचे पैटर्न बनाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल भी डिफ्लेक्ट करे और हॉरिजॉन्टल भी। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कहाँ से होते हैं? कौन करता है इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सर्कुलेट कर देते, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल भी डिफ्लेक्ट करे और वर्टिकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम बनाते हैं कि 2 प्लेट्स लेते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे, तो उनके दरमियान क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन चाहिए तो मैं प्लेट्स को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कब होगी? मैं प्लेट्स को इस तरह रखूं या इस तरह? अगर इस तरह रखेंगे तो या तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे या नीचे आएंगे, ये तो वर्टिकल हुई। ऐसे रखेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन या तो इधर आएंगे या इधर, तो ये कौन सी डिफ्लेक्शन है? हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए प्लेट का कैसा होना ज़रूरी है? ये दोनों प्लेट्स आपस में कैसी हैं? वर्टिकल। ये कौन सी प्लेट्स हैं? वर्टिकल। ऐसे तो नहीं है, ऐसे अगर प्लेट पड़ी हुई तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे है तो वर्टिकल। इसका मतलब है 2 वर्टिकल जो प्लेट्स हैं वो किस लिए यूज़ होंगी? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए। और 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ये क्या करेंगी? ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेंगे, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए। इसका मतलब है यहाँ हम डिफ्लेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे? 2 पेयर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। 2 पेयर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और 2 पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड वर्टिकल प्लेट्स। अब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स किस लिए यूज होंगी? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऐसे लगेंगी वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए और वर्टिकल प्लेट्स हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए। अब ये चीज़ हो गई कि डिफ्लेक्शन भी हो गई, एक्सेलरेट भी कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स ने जाकर गिरना कहाँ है? स्क्रीन पे। इसका मतलब है लास्ट हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होना ज़रूरी है? स्क्रीन, फ्लोरेसेंस स्क्रीन। ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे, इलेक्ट्रॉन को तो हम नहीं देख सकते ना कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनका इफेक्ट हम देखते हैं। तो इफेक्ट हमें तब नज़र आएगा जब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन लगे वो एक चीज़, वो पाथ ब्राइट हो जाए। तो इसका मतलब है स्क्रीन का फ्लोरेसेंस होना ज़रूरी है ताकि वहाँ फ्लोरेसेंस का प्रोसेस हो, इलेक्ट्रॉन जो ही बम्बार्ड करें वो जगह ब्राइट हो जाए, वो स्पॉट क्या हो जाए? ब्राइट, और उनको हम इजीली देख सकते हैं। और ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन जो होती है ये मोस्टली किसकी बनाई जाती है? हाँ, फास्फोरस की भी बनाई जाती है और जिंक सल्फाइड की भी होती है। ये दोनों की यूज़ की जा सकती है। क्लियर है? जिंक सल्फाइड और फास्फोरस।
इनमें से कोई भी स्क्रीन होगी वो फ्लोरेसेंस का प्रोसेस आपको देगी। जब इलेक्ट्रॉन उस पर जाके स्ट्राइक करेंगे वहाँ वो स्पॉट ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन इमिट होती। अब ये चीज़ आपके पास मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। अब हम इन्हीं मेन कंपोनेंट्स को अपने माइंड में रखते हुए उसको डिज़ाइन कर देते, क्या बनाएंगे कैसे। अब क्लियर है, यहाँ तक रेज कर दूँ। आखिरी फ्लोरेसेंस स्क्रीन को आना ज़रूरी है, और जो किसकी बनी होगी, जिंक सल्फाइड की या फिर फास्फोरस की। अब हम आ जाते हैं कि इसका डिज़ाइन प्रैक्टिकली हम कैसे बना सकते हैं, तो बना लेते हैं। खड़े रहो वहीं। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। कैथोड। अब कैथोड के तौर पे हम किसको यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर हम फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं ये, तो इसको हम क्या देंगे, वोल्टेज। क्या प्रोवाइड करेंगे, वोल्टेज। क्लियर, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अब हम फिलामेंट को ही अगर ऐसा फिलामेंट यूज़ करें जिससे इलेक्ट्रॉन निकलें तो भी ठीक है। अगर हम फिलामेंट को जस्ट हीट अप के लिए यूज़ करें, क्या फिलामेंट एनर्जी देगा, और इसके आगे क्या प्लेस कर देती, मेटल। ये क्या प्लेस कर दी, मेटल। और ये आ गया फिलामेंट, और ये आ गई हमारे पास कोई भी मेटल। ये फिलामेंट, इसमें से करंट पास होगा, हीट जनरेट होगी, और ये हीट इसको एनर्जी देगी, और जो ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इस मेटल से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्लियर है। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह जाएंगे अगर मतलब एज ए ग्रुप की शक्ल में, तो आगे फ्लोरेसेंस पे हर चीज़ जगह क्या होगी। अगर हम एक बीम इलेक्ट्रॉन की यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा प्रिसाइज आगे मेजरमेंट करने के लिए मतलब आसान रहेगा हमारे लिए। अब ये फिलामेंट अगर डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा एज ए कैथोड, तो इनडायरेक्ट कैथोड है ये क्या है, इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट कैथोड है कि डायरेक्ट आप कैथोड को हीट दो और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। एक ये है कि हीट आप कैथोड के जरिए मेटल को दो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट दूँ। तो ये कैथोड कौन सा है, इनडायरेक्ट कैथोड। ये कौन सा है, इनडायरेक्ट। क्या इनडायरेक्ट कैथोड, डायरेक्ट जिसको हम हीट दे रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि हम एनर्जी दे रहे हैं कैथोड इसको, फिलामेंट को, फिलामेंट आगे एनर्जी दे रहे हैं मेटल को, और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो कैथोड हमने कैसे बनाया, इनडायरेक्ट। क्लियर। अब हम इस बीम को, हमें एक बीम चाहिए, क्या चाहिए, एक बीम। तो एक बीम बनाने के लिए ज़ाहिर हम कोई यहाँ ऐसा कंपोनेंट लगाएंगे जो कंट्रोल करे सारे इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से, सिर्फ एक बीम को जाने दे। तो स्लिट की फॉर्म में हम यहाँ कंट्रोलर यूज़ कर लेते। क्या सपोज करें ये एक स्लिट मैंने लगा ली, और इसकी फॉर्म में ये कहता हूँ कि ये मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ जी, ये कंट्रोल, बट क्या कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोलर है कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करेगा, हम इस ग्रिड को क्या कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल। सिर्फ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ से पास होंगे। क्लियर है। जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, बाकियों को तो ये नहीं पास होने देगा ना। तो इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोकता है, कंट्रोल करता है। सिर्फ एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होकर जाएगी जिसके पास एनर्जी NF होगी। अब अगर यहाँ से कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रही है जी, लाइक मैं ये कहता हूँ ये, अब इनके पास एनर्जी कम है कि आगे ये जाके स्क्रीन पर स्ट्राइक कर सके, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर यूज़ करने पड़ेंगे। और एक्सेलरेटर की फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, 3, मतलब यहाँ 3 एनोड यूज़ करेंगे सीरीज़ में। ठीक है। सपोज करो कि
ये हमारे पास आ गया एक एनोड और इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। लेकिन इससे नेक्स्ट जो एनोड होगा वो इससे भी हायर पोटेंशियल पे होगा। इससे नेक्स्ट एनोड क्या होगा? इससे भी हायर पोटेंशियल पे। तो ये बीम को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, बट इससे नेक्स्ट इससे भी हायर पोटेंशियल पे वो इसे भी खींच लेगा। बात समझ रहे? लाइक इस तरह समझ लो कि ये समझ लें कि अमाद के पास 10 रुपीज़ हैं। अमाद ने अपने से पीछे वाले बच्चे से 10 रुपीज़ खींच ली क्योंकि ये उससे ज़्यादा मजबूत है। तो मुजम्मिल उससे ज़्यादा मजबूत है, ये अमाद से खींच लेते। और आगे बैठा हुआ फ्रंट पे सबसे मजबूत है, ये सबसे खींच लेते हैं। बात समझ गए ना? तो एज ए होल जो मतलब रुपीज़ चल के यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, उनको खींच के यहाँ पहुँचा दिया गया। तो सेम एज इट इज़ यहाँ एनोड यूज़ होंगे। फर्स्ट एनोड लो पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू 2 अदर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एनोड लगा है वो इससे भी हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। और इट मींस ये बीम को और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और ये आगे सपोज करो A2 और इसके आगे तीसरा एनोड लगा होगा ना, थर्ड वन, और वो सबसे हायर पोटेंशियल पे होगा। और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेंगे? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करने का मतलब इनकी एनर्जी इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी हायर होगी। अब इन एनोड्स के बाद आगे क्या लगा होगा? अब इस बीम ने जाकर स्क्रीन पे स्ट्राइक करने, तो लेकिन स्क्रीन पे अब ये अगर स्ट्रेट जाके हिट करेगी तो एक पॉइंट सिर्फ बनेगा। तो इट मीन्स लाजमी आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ क्या लगी होनी चाहिए? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अगर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स नहीं होंगी तो ये बीम जाके सीधी किसको हिट करेगी? एक पॉइंट पे। किस पे हिट करेगी? एक पॉइंट। हमें तो पूरा वेव पैटर्न चाहिए ना, कि टाइम के लिहाज से हॉरिजॉन्टली और वैल्यू के लिहाज से वर्टिकली वो कितनी पीक पे जाती है बीम। क्लियर? तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेट्स का होना ज़रूरी। क्लियर है? अब यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ आप यूज़ कर लें कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स? या वर्टिकल प्लेट्स पहले लगा लो। वर्टिकल प्लेट्स कौन सी डिफ्लेक्शन करेंगी? हॉरिजॉन्टल। क्या यहाँ मैं कहता हूँ कि ये वर्टिकल प्लेट्स लगी हुई हैं जी, 2। ठीक है। अब ये 2 प्लेट्स कैसी लगी हुई हैं? यूं, ठीक है। और दोनों प्लेट्स की पोजीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि वर्टिकल। अब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बीम इंटर होगी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट। बट ये डिफ्लेक्शन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल। प्लेट्स ये वर्टिकल हैं, डिफ्लेक्शन कैसे करेंगी? हॉरिजॉन्टल। ये बात याद रखना। अब ये कौन सी प्लेट्स हैं? वर्टिकल प्लेट्स, वर्टिकल। डिफ्लेक्शन कौन सी होगी? इसके बाद क्या लगानी है? 2 प्लेट्स और लगानी है। लेकिन वो 2 प्लेट्स कैसी लगानी है? वो 2 प्लेट्स हॉरिजॉन्टल होंगी, इस तरह पड़ी हुई होंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन। बट अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो ये डिफ्लेक्शन कैसे करेंगे? ऊपर नीचे। डिफ्लेक्शन वर्टिकल होगी। ये हमारे पास आ गई हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और ये आ गई वर्टिकल प्लेट्स। ये वर्टिकल प्लेट्स हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होंगी और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स अप एंड डाउन वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होंगी। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट होगा? हाँ, ये हमारे पास आ गए हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और ये आ गई वर्टिकल प्लेट्स। अब नेक्स्ट स्क्रीन होगी ना, फ्लोरेसेंस स्क्रीन।
क्या? यस यस यस, ये आ गई हमारे पास वर्टिकल प्लेट्स और ये आ गई हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। क्लियर? ये आ गई हॉरिजॉन्टल, क्यों? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ी हुई है ना, ये ऐसे पड़ी हुई हॉरिजॉन्टली, तो दूसरी ऐसी है वर्टिकल। क्लियर है? ऐसे वर्टिकल और ऐसे एक प्लेट यूं पड़ी हुई है तो ये हॉरिजॉन्टल है ना, एक प्लेट यूं है तो वो कैसी है? वर्टिकल। तो इसका मतलब है ये वर्टिकल हुई तो ये हॉरिजॉन्टल। अब ये हमारे पास आ गई फ्लोरेसेंस स्क्रीन, इसके ऊपर दो एक्सेस होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। क्लियर? और ये हमारे पास इसकी पूरी शेप बन गई। ये आपके पास आ गई कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब देखो ये वाली जो स्क्रीन है ये तो आपको पता है किसकी बनी हुई होगी? जिंक सल्फाइड की या फिर फास्फोरस की। और इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम इनसे टकराएगी तो फ्लोरेसेंस का एक्शन होगा वहाँ, और वो पॉइंट्स ब्राइट हो जाएंगे और उनको हम इजीली देख सकते हैं। अब ये तो इसके आगे कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट क्या आ जाती है? वर्किंग। नेक्स्ट क्या आ जाती है? वर्किंग। वर्किंग थोड़ी सी मतलब एक तरह से क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं है बट थोड़ी सी क्रिटिकल है, उसको अच्छी तरह समझना। अब हमने देना है सिग्नल। क्या देना है? सिग्नल। सिग्नल हम सपोज करें यहाँ से हम देते हैं इनपुट सिग्नल। ये मैं रेज कर दूँ ऊपर और ये नीचे जो कुछ लिखा हुआ है, हाँ ये आपने लेबल कर लिया ना डायग्राम, तो मैं ये फिर सारी चीज़ें कर देता हूँ अरेज, ताकि ये सिग्नल फिर हमें इजीली नज़र आए कि किधर जा रहे हैं। देखें सिग्नल सपोज करें मैं इनपुट यहाँ से देता हूँ, इनपुट सिग्नल ये आ गया जी, लाइक हेलो, ये माइक है, इनपुट सिग्नल देने कोई भी। अब इनपुट सिग्नल के साथ देखिए जब मैं बोलता हूँ हेलो तो ये इसकी एनर्जी इतनी कम है कि इतनी दूर तक ये नहीं जा सकती, लेकिन अगर मैं यही चीज़ हेलो माइक पे बोलूँ पूरा मोहल्ला सुन सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? साथ मतलब कोई एनर्जी ज़्यादा कैसी होती है? मेन एम्पलीफायर लगे होते हैं ना, जो हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो यहाँ भी कोई भी इनपुट सिग्नल हो सकता है, इसलिए हम उसको एम्पलीफाई करते हैं और यहाँ क्या लगा लेते हैं? यहाँ क्या लगा लेते हैं? वर्टिकल एम्पलीफायर। अब वर्टिकल एम्पलीफायर क्यों लगाते हैं? क्योंकि सिर्फ हमें वर्टिकल सिग्नल एम्पलीफाइड चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो हमने उसकी चेक करनी है ना। हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ हमें एक तरह से टाइम के हवाले से बताएगा कि अभी कहाँ है सिग्नल, अभी कहाँ है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल समझ लो टाइम एक्सेस है। लेकिन वर्टिकल जो वेव पैटर्न बनेगी वो हमें उसकी पीक वैल्यू वगैरह देगी कि कैसा सिग्नल है, कैसे आ रहा है हमारे पास। ओरिजिनल सिग्नल की वेव फॉर्म कौन देगी? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए हम एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करते हैं? वर्टिकल। तो बताओ ये वर्टिकल एम्पलीफायर अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से निकलने वाला सिग्नल कौन सी प्लेट से कनेक्टेड होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स या वर्टिकल प्लेट्स? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन करती हैं ना, इसलिए ये वाला सिग्नल किस साइड कनेक्टेड होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेट से। हॉरिजॉन्टल प्लेट हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है। क्लियर? अब यहाँ से आगे ये सिग्नल हमारा निकला। क्लियर? अब ये सिग्नल आगे दो रास्ते, इधर भी जाएगा और इधर भी।
इधर हम यहाँ लगा लेते हैं ट्रिगर। ये डायग्राम अच्छे से बनाना, बुक पे नहीं होगी। ये क्या है? ट्रिगर। और ट्रिगर को हम आगे किससे कनेक्ट कर देते हैं? स्वीप आर टाइम बेस जनरेटर। किससे कनेक्ट कर लेते हैं? टाइम बेस जनरेटर से। टाइम बेस जनरेटर मीन जो हमें कोई भी पल्स टाइम के लिहाज से देते हैं। क्लियर है? और यहां हम लगा लेते हैं डिले रिले। मतलब ये एक सिमिलर डिवाइस है जो सिग्नल को थोड़ा सा डिले करती है। क्या करती है? डिले। डिले क्यों, हमें डिले क्यों चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ। अब यहाँ से टाइम बेस जनरेटर से सिग्नल निकलेगा और इस सिग्नल को हमने किससे कनेक्टेड करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। किससे कनेक्टेड करना है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ये कि टाइम बेस जनरेटर से निकलने वाला सिग्नल हॉरिजॉन्टल प्लेट से कनेक्टेड है, जबकि डिले रिले से निकलने वाला सिग्नल कहाँ कनेक्टेड होगा? वर्टिकल प्लेट से। सॉरी, टाइम बेस जनरेटर से निकलने वाला वर्टिकल प्लेट से, क्योंकि वर्टिकल प्लेट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देती है, और डिले रिले से आने वाला सिग्नल हॉरिजॉन्टल प्लेट से, क्योंकि ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है। गुड। अब यहां तक तो सारा प्रोसेस हो गया। अब होगा क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट ये होगा कि टाइम बेस जनरेटर देगा सिग्नल, और टाइम बेस जनरेटर सॉटूथ सिग्नल देते। कौन सा सिग्नल देगा? यहां सॉटूथ। अब सॉटूथ सिग्नल कैसा होता है? सा किसको कहते हैं? SAW RE, और उस जैसा सिग्नल होता है। और इसका सिग्नल कैसे होगा? लाइक दिस। जिगजैग नहीं, हाँ जी। अब ये क्या बताते हैं? देखो ये टाइम एक्सिस, ये इसकी वैल्यू है, इधर सपोज वोल्टेज है। अब के इनिशियली 0 से बढ़ रही है और मैक्सिमम पे पहुंचती ही फौरन 0, फिर मैक्सिमम, फिर फौरन 0, फिर मैक्सिमम और फिर फौरन 0। कि एक टाइम पीरियड में ये यूनिफॉर्मली मैक्सिमम को पहुंचती है और फिर 0 हो जाती है। वैल्यू क्या है? यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट है। मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद फौरन क्या हो रही है? 0। फिर मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद फौरन क्या हो रही है? और फिर मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद फौरन। और ये वाला सिग्नल कौन सा होता है? सॉटूथ सिग्नल। अब ये सिग्नल मिल किसको रहा है? वर्टिकल प्लेट्स को। और वर्टिकल प्लेट्स क्या करेंगी? इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। और अब देखो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगी कैसी? के अच्छा, पहले मैं बोर्ड पे इसको मैथमेटिकल थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कैसे। सपोज करो ये है हमारे पास -2 से स्टार्ट हुआ, ये बीच में वैल्यू आ गई 0 और ये पीक वैल्यू आ गई 2। -2, 0 और 2 पे जाने के बाद दोबारा कहाँ पहुँच गया? -2 पे। मैं यहाँ इसको बनाता हूँ, -2, 0, 2। -2 से 0, 0 से 2 पे जाता है ना, लाइक इस तरह। देखो ये है, ये सिग्नल है -2, ये 0 और ये इसकी पीक वैल्यू क्या आ गई? 2। -2 से 0, 0 से 2, 2 से डायरेक्ट वापस किधर आ गया? फौरन -2 पे, फिर आगे 0, 0 से 2, ऐसे होगा। -2 से 0, 0 से 2 पे पहुंचने के बाद फौरन -2 पे फौरन वापस यहाँ पहुंच जाएगा। फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा -2 से 0, 0 से 2, तो फिर वापस यहाँ। तो इसका मतलब है कौन सी इस तरह की लाइन बनेगी ब्राइट, कि एक डाट यहाँ से ब्राइट स्पॉट चमकता हुआ जाएगा यहाँ से फौरन फिर यहाँ से आगे जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट पे ऐसी लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्टिंग। ये क्लियर है कि ये मतलब एक डाट गया ब्राइट डाट -2 से 0, 0 से 2, 2 पे पहुंच गया फौरन 0, फिर आगे, फिर फौरन 0, फिर आगे। क्लियर? ऐसा ग्राफ कौन देगा?
वर्टिकल प्लेट्स, टाइम बेस जनरेटर जो सिग्नल दे रहा है ये वो सिग्नल। क्लियर? अब हमें कौन सा सिग्नल चाहिए? अपना सिग्नल। हमने ओरिजिनल सिग्नल अपना किसको दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को। असल बात तो यहाँ है। अब होगा क्या? हमारा सिग्नल यहाँ पहुँचा, ये आपके पास क्या, अच्छा ठीक है, अब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सिग्नल आ गया। अब वर्टिकल सिग्नल की बात करते हैं। वर्टिकल सिग्नल में क्या होगा? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। जैसा सिग्नल होगा, सपोज मैं अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस तरह का सिग्नल मेरी साउंड का है, यूं के यहां से मैक्सिमम, फिर या इस तरह का कि ये बीच में से मैक्सिमम, बीच में ज़ीरो। क्या होगा कि यहाँ से ऊपर गए यहाँ तक, यहाँ से ऊपर यहाँ, फिर दोबारा ज़ीरो, फिर यहाँ दोबारा ज़ीरो, फिर ज़ीरो से नेगेटिव साइड पे ये, फिर नेगेटिव से ज़ीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम। इस तरह की डिफ्लेक्शन होगी। वर्टिकल प्लेट्स के लांग के, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के लांग कैसी डिफ्लेक्शन होगी? ऐसी। और एट ए सेम टाइम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के लांग इस तरह का सिग्नल चल रहा है। अब ये ऐसी चीज़ आपने एक जगह पढ़ी है, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर, मैच टैच स्प्रिंग सिस्टम। पढ़ा हुआ है ना? क्या अगर आम स्प्रिंग को वर्टिकली यूं लटकाने के बाद उसके साथ पेंसिल अटैच करके उसको डिस्प्लेस करके छोड़ें, वो यूं वाइब्रेट करेगा, और नीचे से एक शीट हॉरिजॉन्टली मूव करें तो क्या देगी वो शीट? वो वेव्स देगी, जो वेव वहाँ प्रोड्यूस हो रही। कैसे? क्या सपोज करो कि हमने कहा था ये पेन अटैच किया हमने किसके साथ? मैच टैच स्प्रिंग सिस्टम के साथ। अब उसने तो वर्टिकल यूं ऑसिलेट करने ना, लेकिन एट द सेम टाइम इस शीट को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें। अब ये तो यूं मूव करेगा, लेकिन ये मूव करने की वजह से, शीट की मोशन की वजह से एक पूरा सिग्नल बनेगा कि ये वेव पैटर्न कैसा बन रहा है। बात समझ रहे हैं? लाइक ये तो यूं मूव करेगा अप डाउन, बट यूनिफॉर्म मोशन की वजह से ये शीट पे क्या बनेगा? पूरा वेव पैटर्न बनेगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये जो टाइम बेस सिग्नल है जो यहाँ से चलता है वो यहाँ पहुँचता है, ये असल में समझ लें कि यूनिफॉर्म मोशन जो शीट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ना, ये उस जैसा करैक्टर सर अंजाम दे रहा है यहाँ। ठीक है, ये वो करैक्टर है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और वर्टिकली हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल जैसा भी अप एंड डाउन, मतलब वो एक तरह से डिफ्लेक्शन उसकी होगी सिग्नल की, तो नीचे से टाइम बेस जनरेटर उसको एक यूनिफॉर्म मोशन ऑफ शीट की तरह एक करैक्टर कर रहे हैं। तो उसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा स्क्रीन पे? एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा जैसा हमने सिग्नल दिया, सेम एज इट इज़। जैसे मैच अटैच स्प्रिंग सिस्टम में क्या, अगर मैच अटैच स्प्रिंग सिस्टम तो एक ही जगह वर्टिकल यूँ मूव करें ना, नीचे से शीट को मूव करवाएं तो उसका पूरा क्या बन रहा है? ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ बन जाए। सपोज करो हमने कोई ऐसी सिग्नल दिया यूँ, हमने कैसा सिग्नल दिया? ऐसा। अब ये सेम एज इट इज़ मैच अटैच स्प्रिंग सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये शीट हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। अब वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन होगी वो तो ऐसी ही होगी ना, लेकिन जो ही ऐसी हुई तो साथ साथ ये शीट मूव कर रही है ना, तो ये ऐसी, फिर ये नीचे जाएगा ना, लेकिन शीट मूव कर रही है तो ऐसे, फिर ये ऊपर। तो हमारे पास सिग्नल कैसा बनेगा? एज इट इज़ जैसा हमने दिया। तो यहाँ हमारे पास वो सिग्नल आ जाएगा यू, और ये सिग्नल कौन देगा हमें? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। और ये हमारा डिजायर्ड सिग्नल है। यहाँ हमें पता चल गया ये डिजायर्ड सिग्नल है। अब इसकी पीक वैल्यू कैसे पता चलेगी? ये इसकी पीक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है इसकी पीक वैल्यू। ये इसकी पीक वैल्यू, चाहे वो साइड लो या इस साइड लो, ये पीक टू पीक वैल्यू है। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी सिग्नल की, लाइक मैं ये कहता हूँ मुझे यहाँ इस पॉइंट पे चाहिए वैल्यू, ये कोई टाइम टी है, तो मैं यहाँ से ऊपर लाइन ड्रा करूँगा, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक। अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं यहाँ से देखूँगा कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ रही। क्लियर? इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू आर पीक वैल्यू हम इससे फाइंड ईजीली कर सकते। अब यहाँ से यहाँ इसका पूरा एक सिग्नल है, कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ कंप्लीट वाइब्रेशन, इसके लिए पूरा क्या चाहिए?
ये जितने टाइम में कंप्लीट होगी वो क्या है, टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और बात याद रख लो। अब फेज़ डिफरेंस मैं शार्टली बता देता हूँ फेज़ डिफरेंस कैसे होगा। कि फेज़ डिफरेंस के लिए यूँ ही दूसरी वेव बनेगी तो हम इन दोनों को देख कर बता देते हैं कि फेज़ डिफरेंस क्या होगा। कि एक वेव कहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उनके दरमियान एंगल का डिफरेंस कितना है। तो दोनों वेव्स के पैटर्न से हम फेज़ डिफरेंस निकालते हैं। क्लियर। उसके बाद अगली बात ये है कि क्या सिग्नल दोनों पे सेम टाइम में पहुंचना चाहिए। अगर दोनों में सिग्नल दोनों प्लेट पे सेम टाइम में पहुंचता है तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हमारे पास स्टेशनरी आगे पैटर्न हमें मिलेगा। क्लियर। इसीलिए हम ये डिले रिले लगाते हैं क्योंकि यहाँ टाइम बेस्ड जनरेटर से सिग्नल जनरेट होते हुए कुछ टाइम लगते हैं। इतने टाइम के लिए ये हमारे सिग्नल को डिले कर देते हैं। तो फिर दोनों सिग्नल दोनों प्लेट्स पे साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं और हमें आगे स्टेशनरी पैटर्न मिलता है। वरना अगर एक सिग्नल पहले पहुंचे दूसरा बाद में तो इस तरह चलता हुआ पैटर्न मिलेगा। स्क्रीन पे कैसा पैटर्न मिलेगा, मूव होता हुआ, स्टेशनरी रुका हुआ हमें नज़र नहीं आएगा। ये रुका हुआ दिखता है कब, जब दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो। ठीक है, सेम टाइम में मूव कर रहे हो। और अगर एक सिग्नल पहले पहुंचे प्लेट्स पे, एक सिग्नल लेट, तो कैसा पैटर्न मिलेगा, मूवेबल। क्लियर है। इसलिए हम ये डिले रिले यूज़ करते हैं। और बाकी इस पे कुछ अगर एक दो पॉइंट्स वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया। ठीक है।